जी सलामकुम सबका। थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने का। पाकिस्तान टीम कल साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का टूर जो स्टार्ट करेगी और मिसबा उल हक हमारे हेड कोच हमारे साथ हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसबा आप प्लीज अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दें, देन वी हैव गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में लोगों को भी इसका इंतज़ार होगा एक अच्छी खबर के सबके टेस्ट क्लियर हैं पूरी टीम के इंक्लूडिंग हसन अली, तो एवरीबॉडी इज अवेलेबल और सब ट्रैवल कर रहे हैं कर एक इम्पोर्टेंट सीरीज साउथ अफ्रीका की। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन कोविड सिचुएशन में सबको पता है जो जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह दुनिया में क्रिकेट चल रही है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लेयर्स जिस तरीके से वो बायोस्फीयर बबल में रहते हुए क्रिकेट खेल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं हम इस गेम के कि इसको इसी तरीके से चलाना है और हमारी मॉरल ड्यूटी है। स्पेशली पाकिस्तान टीम को मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जैसे इंग्लैंड में जाके खेले डिफिकल्ट टाइम में, फिर न्यूजीलैंड में जाके खेले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका। सबको पता है प्रीवियसली वहाँ पे दो टीमों ने जिस तरीके से टूर ख़त्म किए, बट आई थिंक वी आर गोइंग देयर, सो दैट्स गुड ऑन स्पेशली प्लेयर्स के वो रेडी हैं जाने के लिए। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट जो है उसको समझते हुए कि हमने इसको कंटिन्यू रखना, हमने खेलना है और सेक्रीफाइसेस देने हैं। आई थिंक हेड्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स और इम्पोर्टेंट सीरीज है, इंशाल्लाह जाएंगे, फोकस करेंगे इसको और अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दिस आई थिंक थोड़ा सा मैं पिछले 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल की जो कोचिंग है उसका थोड़ा सा एक जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से शुरू किया, अप्स एंड डाउन्स रहे, बट जो ओवरऑल एक चाह रहे थे हम टीम को जिस तरीके से कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ पुराने प्लेयर्स के बाद नए प्लेयर्स ने आना है, चेंजेस आनी है, परफॉर्मेंस बैकअप्स डेवलप करने, ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी खबर जो लास्ट सीरीज जिस तरीके से हम लोग खेले और जो परफॉर्मेंसेस रही डिफरेंट प्लेयर्स की, जिस तरीके से ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस रही, हैप्पी के in terms of backups, in terms of हमारा जो न्यूक्लियस है in all three departments, especially bowling, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फिर बैटिंग में, और फिर हमारे प्लेयर्स जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू हुए, आई थिंक हैप्पी के वी आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और इंशाल्लाह इसी पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पाकिस्तान की टीम है, कई दफ़ा इम्प्रेशन आता है कि शायद ये मेरी टीम है, ये कप्तान की टीम है, या ये क्रिकेट बोर्ड की टीम है, ये सिलेक्शन कमेटी की। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतर सब मिल बैठ के जो भी डिसीजंस करते हैं, कोशिश यही होती है, और आप सब लोगों की भी टीम है, कोशिश ये होती है कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएं। रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका सीरीज, वी नो जब भी ये बाहर की सीरीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कंडीशंस की वजह से और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से अपनी होम कंडीशंस में ये आसान सीरीजें नहीं होती। बट आई थिंक प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं सीरीज, जो हमने मुश्किल सीरीजें खेली हैं और फिर जो लास्ट सीरीज विन है उसके बाद टीम इज कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें और वहां जाके एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और जीतने की कोशिश करें। ओवरऑल ऑब्वियसली बाबर को अगर हम देखें एज ए कैप्टन तो डेवलपमेंट हो रही है उसकी, इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे ख्याल में उस हवाले से लीडरशिप के हवाले से हैं, जो बाकी भी हमारे
कैप्टन रिजवान है, जैसे वो वाइस कैप्टन है टेस्ट में, एंड देन शादाब है, बाबर। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी, लीडिंग बाय एग्जांपल एट द मोमेंट, बाबर स्पेशली। और जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी वो ये है कि हमेशा वो खुद परफॉर्म करके लीड करता है, और कोई अपने लिए भी कोई वो एक्सक्यूज नहीं देता अपनी परफॉर्मेंस पे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिमांड्स फ्रॉम द अदर प्लेयर्स, और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नो डाउट ही इज लर्निंग, स्ट्रेटजिकली बेहतर होगा वो एक्सपीरियंस के साथ, बट आई थिंक ही इज आल्सो इम्प्रूविंग एज ए कैप्टन डे बाय डे। पिछली सीरीज बहुत अच्छी, जबरदस्त रिजल्ट्स भी आए। T20 बिफोर वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीजें आएंगी, और कोशिश हमारी यही है कि हम जो भी हमारी स्कूल में प्लेयर्स हैं उनको चांसेस दें, और इस सिचुएशन में पहुंचे जहां पे हमारे पास क्लियर कट एविडेंस हो सबकी परफॉर्मेंसेस का, उनको चांसेस प्रॉपर दिए हो, ताकि हम एक जबरदस्त किस्म का स्क्वाड फाइनली सिलेक्ट करें। न्यूक्लियस टीम का पता है सबको, आप लोगों को भी पता है बॉलिंग का न्यूक्लियस क्या है, हमारी बैटिंग किन के इर्द गिर्द घूमती है। एक दो चेंजेस एंड बेसिस ऑफ फॉर्म या यंग प्लेयर्स जो भी परफॉर्म करते हैं, वो चेंजेस आती हैं टीम में, जस्ट टू लुक फॉरवर्ड कि हाँ जी आगे हमने कैसे इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। ऑब्वियसली हमारी टेस्ट सीरीज भी होगी, वहीं से साउथ अफ्रीका से हमने जिम्बाब्वे जाना है। यंग प्लेयर्स आप देख रहे हैं टीम में, तो आई थिंक उसके पीछे भी जो सोच थी वो यही थी कि ऐसे टूर पे इनको लिखा के थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, और जहाँ हमें मौका मिले इनको हम चांसेस भी दे सकें, ताकि फ्यूचर में हमारे पास और ज़्यादा अच्छे बैकअप्स भी हों रेड बॉल क्रिकेट में। सो ये सारी इसके पीछे हमारी सोच है। इंशाल्लाह कल फ्लाई करेंगे, होपफुली अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में किसी भी टीम के लिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, स्पेशली गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप से पहले जितने हम मैचेस जीतेंगे उतने हमारे प्लेयर कॉन्फिडेंट होंगे, उतनी टीम कॉन्फिडेंट होगी, उतनी उनकी परफॉर्मेंसेस मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो वहां पे जाके हमें हेल्प आउट करेंगे। That's it from my now I think we can just go ahead with जी, थैंक यू वेरी मच मुसा भाई। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, प्लीज रिपीट ना करिएगा क्वेश्चन, ताकि मैक्सिमम जो है लोगों की बारी आ सके। जी सोहेल इमरान। रजा भाई सबसे पहले सबके माइक खुले हुए हैं, उनके माइक बंद करवाएं। प्लीज आप सारे प्लीज अपने माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। प्लीज अकील भाई आपका माइक ऑन है, बाकी सबके म्यूट है, प्लीज आप भी प्लीज म्यूट कर दीजिएगा अकील भाई। थैंक यू सबका। जी प्लीज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सोहेल इमरान, देन माजिद भट्टी, देन याकूब साहब, और देन मोहिशा साहब प्लीज। मिसबा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप क्रिकेट खेलते थे, जब आपका करियर था, उस वक्त भी, उसके बाद जब आपने कोचिंग की जिम्मेदारियां संभाली, आपने एक फिटनेस का बेंचमार्क रखा हुआ था जिसका आपको अपने करियर में भी फायदा हुआ, अपने आपका करियर लंबा हुआ। लेकिन अभी हम देखते हैं कि फिटनेस के ऊपर जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम उसके बेंचमार्क को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, और एक ऐसे क्रिकेटर को भी उन्होंने चुना जो कैंप में आकर हमने पिछले 5 दिन यहाँ पर मॉनिटर किया, उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग कराई जा रही है। क्या ये समझते हैं कि आप कंप्रोमाइज करने का ये तरीका बेहतर है, या आपकी स्ट्रेटेजी के खिलाफ है ये चीज? देखें, सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि शायद ये इम्प्रेशन आ रहा है शर्जील पे कि हमारी रजामंदी के बगैर शर्जील खान टीम में आ गए। शायद कप्तान या कोच की उसमें कोई रजामंदी नहीं है। ये इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है। बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी के साथ, चीफ सिलेक्टर के साथ, शर्जील को टीम में डालने से पहले प्रॉपर इस बात की डिस्कशन हुई है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी फिटनेस, उसका ओवरऑल टीम में कंट्रीब्यूशन, रोल, और टाइम पीरियड हमारे पास कैसे है, कितनी हमने इसकी लंबी प्लानिंग करके किस तरीके से इसको फिटनेस की तरफ लाना है कि जो
जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने सेट किए हैं, अगर उनसे वो पीछे है और उसकी परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड, मैच फिटनेस प्लस जो हमारे स्टैंडर्ड्स वैसे हैं फिटनेस के, उसको कैसे हमने लेके चलना, कैसे प्लान करना। तो मेरे ख्याल में उस पे हम मुत्तफिक थे कि हाँ ठीक है, हम इसको लेके आते हैं, ये खेल रहा है, मैच फिटनेस है, परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई उसमें फिटनेस उसके ज्यादा उसको जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही, बट एट द सेम टाइम हमने इस टाइम पीरियड में उसको उन स्टैंडर्ड्स की तरफ कैसे लेके जाना, ये सारी चीजों को जहन में रखते हुए उसको लाए हैं। और अब कोशिश कर रहे हैं, शर्जील को भी पता है इस चीज का, कि एक रियलिस्टिक वे में ग्रेजुअली हमने उसकी जो फिटनेस स्टैंडर्ड है, कंप्रोमाइज नहीं है, उसको हमने उस तरफ लेके जाना है, उसके बेस्ट की तरफ लेके जाना है, और फिर जो टीम स्टैंडर्ड है उसकी तरफ लेके जाना है एट द सेम टाइम। सो ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी है ये है कि ठीक है, एक स्टैंडर्ड हमने रखा हो, उसके बाद एक जो रियलिस्टिक हमारा स्टैंडर्ड या टारगेट है हर इंडिविजुअल प्लेयर का, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको कैसे हमने लेके चलना है। इस केस में हम यही कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे पास टाइम है अभी, थोड़ी सी अ, उस टाइम पीरियड को डिवाइड किया है, उसको उस तरीके से लेके चल रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि वो उसकी उसकी फिटनेस भी उस तरफ को जाएगी, और जल्दी जाएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा मिसबा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने पिछले 2 साल का जिक्र किया, अब अगले तकरीबन 1 साल या सवा साल आपके पास बाकी रह गया। इसमें पाकिस्तान ने 2 T20 वर्ल्ड कप खेलने, 2 तकरीबन एशिया कप हैं, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। एक तो ये कि जब एन हम 50 ओवर के वर्ल्ड कप के करीब जाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आप चाहेंगे कि आपको कंटिन्यूटी दी जाए, आप वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें। फिर इस वक्त जो टीम की शेप नजर आ रही है, बहुत सारे सीनियर्स जो हैं वो अब टीम में नहीं है, तो अब ये हम ये समझें कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं, अब कुछ लोगों को यहाँ खुदाफिज कह के नए लड़कों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये जो 4-5 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं या बड़ी सीरीज आ रही हैं उस पर ज्यादा फोकस कर सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दूसरे पोर्शन का जवाब आपको दे दूंगा। ये कभी भी आप किसी प्लेयर के हवाले से हतमी फैसला नहीं करते। कोशिश आपकी ये होती है कि जो आपके इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको आप अ, किसी सीरीज में नहीं रखते, और फिर उसकी जगह आप दूसरे प्लेयर्स जो इन फॉर्म होते हैं या यंग होते हैं उनको चांसेस देते हैं, टू सी कि हाँ जी हमने कैसे, जब आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, कि हमने आगे कैसे जाना है, हाउ दीज यंगर गाइस, ये दूसरे प्लेयर ये कैसे परफॉर्म करते हैं। एट द सेम टाइम दूसरे प्लेयर्स के पास चांसेस होते हैं कि वो जहाँ भी क्रिकेट हो रही होती है वो खेलते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज अवेलेबल। और आप कभी भी किसी को राइट ऑफ नहीं करते, क्योंकि मेरे ख्याल में बेस्ट जो इन फॉर्म प्लेयर होता है उस टाइम पे, और जो आपको उस रोल में, आपकी टीम के रोल में चाहिए होता है, आप उसमें से जरूर पिक करते हैं। कभी भी आप फुल स्टॉप नहीं लगाते किसी प्लेयर पे। पाकिस्तान के लिए अगर रिक्वायर्ड है एक प्लेयर, चाहे वो सीनियर है, जूनियर है, वो टीम से बाहर हुआ है, लेकिन उसकी फॉर्म और उसको देखते हुए आप उसको पिक करते हैं फॉर सर्टेन टूर्नामेंट्स या सीरीज या जितने भी अरसे के लिए। तो एज सच कोई ऐसी बात नहीं है कि जी किसी पे फुल स्टॉप लग गया है, उसको हमने अब बस कर दिया है, या उसको हमने आगे पिक नहीं करना। नहीं, देखेंगे, रिव्यू करेंगे, जिसकी जरूरत होगी वो जरूर आएगा टीम में। जहां तक मेरी आपने बात की, मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि भाई कोई ख्वाहिश की बात नहीं है, सीधी सी बात है। आज जो सीरीज हमारे हाथ में है, जो आज काम है, उसको लेके चल रहे हैं, उस पर कोशिश कर रहे हैं कि उसका बेस्ट दें। आगे आगे की ख्वाहिश नहीं है कि जी अगला मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। देयर एंड देन उस वक्त देखी जाएगी कि हाँ जी कैसे आप जा रहे हैं और क्या करना है, और जो क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझेगा उस टाइम पे, अगर उनको लगता है कि नहीं किसी और को लेके आना है, ठीक है जी। It's- जो टीम की बेहतरी के लिए उस टाइम पे हो, मेरे ख्याल में वो डिसीजन है। जी याकूब साहब, देन मोइशा प्लीज।
याकूब साहब का माइक म्यूट है। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी जी आ रही, रजा आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी 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 बिस्मा, आपने अभी कहा है कि कंप्रोमाइज नहीं हुए हम शर्जील की सिलेक्शन पे, लेकिन ये देखा जाए तो जैसे कि एक तो उनका केस वो भी था, क्रेडिट भी था, आप खुद भी कह रहे हैं उनके फिटनेस लेवल को अभी लाना है उस सतह पर, लेकिन सिलेक्शन के बाद किसी के फिटनेस लेवल को वहां पर लाना, फिर टेंटेड लड़के को शामिल भी करना, और उसको वो ठीक है मैच विनर भी हो सकता है, लेकिन वो मैच लूजर भी हो सकता है अपनी फिटनेस की वजह से। जहाँ पर सिंगल होगी वो डबल देगा। तो क्या है आपका ये टारगेट है कि ये आपको बस 50-60 दे दे, और चाहे 50-60 फील्डिंग में आप कंसीड भी कर ले रन, एक दो कैच भी छोड़ दे, तो कोई बात, ये 50-60 कर ले तो ये मैच विनर हो गया। ये बाबर ने भी यही बात की है, चीफ सेक्रेटरी भी यही बात की है कि जी वो फिटनेस देख लेंगे, बिग इशू नहीं है। तो ये बड़ा कंप्रोमाइज का केस लगता है। अगर ये मैच विनर था तो फिर ऐसा ही स्लोक फिर आसिफ के साथ क्यों नहीं हुआ? वो भी मैच विनर था। सलमान बट की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी थी, उनकी फिटनेस भी ठीक थी मेरे ख्याल में सलमान बट की इसके मुकाबले में। एक तो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये बाबर आजम ने भी बात की है कि ये पाकिस्तान की टीम है, आप भी ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान, ये समझाने की, किसको समझाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की टीम है? ये अंडरस्टूड चीज है। अगर ऐसी चीज अभी समझाने की चीजें हैं तो या इस पर तो बात भी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि क्यों ऐसी जरूरत पेश आती है कि पाकिस्तान की टीम है। थैंक देखिए, यू। सबसे पहले तो याकूब भाई आखिरी बात का मैं जवाब दूंगा कि ये तो मीडिया में ही आता है तो लो जी ये चीफ सेलेक्टर की टीम है, ये कप्तान की टीम है, और ये कोच की टीम आ गई। तो हमारी तरफ से तो हम तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और कई चीजें अंडरस्टूड होने के बावजूद लोगों को समझानी पड़ती हैं। लोगों को तो ये समझना चाहिए कि भाई किसी एक टीम, किसी भी एक बंदे की अथॉरिटी नहीं है इस टीम में। ये टीम सारे लोग ये मिलके, ये सारे डिसीजन मेकर्स हैं, ये सारे ओपिनियन रखते हैं, और जो सारे मिल के समझते हैं कि हाँ जी ये चीज होनी चाहिए, वही डिसीजन होता है। तो पर्टिकुलरली किसी एक बंदे के नाम से या किसी एक बंदे पे किसी की सिलेक्शन जो डाल के जब हम ये कहते हैं कि ये फलां की टीम है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में इसको भी बताना बहुत जरूरी है। आपने शर्जील, मिसबा 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 इसको मीडिया को कुछ याकूब नजर भाई आता तो प्लीज, वो लिखता है ना, मीडिया याकूब को भाई कुछ नजर प्लीज आता तो वो काउंटर लिखता न है ना। करिएगा, हमारे पास टाइम कम है, हमने करना है ऑलरेडी। आपके दो याकूब भाई क्वेश्चन है। चले ठीक मैंने ये है, चीज चले क्लियर ठीक कर है दिया, मैंने ये चीज ठीक। क्लियर कर दी है, नजर आती है, लोगों का पर्सपेक्टिव है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नजर आती है, ऐसी चीज है नहीं। क्योंकि हम लोग तो बीच में है ना, तो हमें पता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं जो चाहूँ वो हो जाए। मैं एक ओपिनियन दूंगा, अगर दूसरे लोग उससे एग्री करेंगे और अगर दूसरे लोग समझेंगे ये सही है, तो फिर वो डिसीजन होगा। इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, किसी एक का डिसीजन नहीं। दूसरी बात आपने कही कि जी शर्जील आया है तो दूसरे लोग नहीं है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आपका कानून जो कहता है उसके मुताबिक वो लोग बाद में खेल सकते हैं, या तो हम कानून बना देंगे नहीं जी ये नहीं खेल सकते, तो उस टाइम पे जो लोग नहीं पिक हुए, आई डोंट नो रीजन क्या है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बट जब कानून उनको नहीं रोकता तो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई इस चीज की अथॉरिटी नहीं है, या कोई हमारी वो नहीं है कि हम इनको रोक दें। या तो आप कानून पास कर देंगे जो इस किस्म की चीज होगी वो दोबारा नहीं खेल सकता, देन ओके ठीक है जी, ना लें उन प्लेयर्स को। बट सजा पूरी होगी, कानून ये कहता है कि नाउ दे कैन प्ले, सो व्हाई नॉट, वाई ठीक है भाई, हम तो नहीं है ना उसमें अथॉरिटी। तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज, देखें कहीं पे भी हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमने ये बार नहीं सेट की कि जी ये सर्टन सिलेक्शन बार होगी, ये क्राइटेरिया होगा अपना इसका फिटनेस का, इससे पीछे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे प्लेयर को। नो डाउट हमने फाइन्स रखे हैं, हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमने उस पर कंप्रोमाइज इन अ सेंस नहीं करना। हमने ये नहीं कहना कि इसी तरह ये खेलता रहे, हम उसको इम्प्रूव कराते हैं और उस स्टैंडर्ड पे लेके जाते हैं। बट एट द सेम टाइम उस रोल के लिए जिस प्लेयर की अगर ज़रूरत है तो टारगेट्स दे के उसके साथ उसको हम पिक करते हैं टीम के लिए, ताकि टीम का नुकसान ना हो। अगर किसी प्लेयर की हमें ज़रूरत है तो हम उसको खिला सकें।
तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी हो कि भाई ये स्टैंडर्ड से नीचे होगा तो हम उसको पिक नहीं करेंगे या खिलाएँगे नहीं। नो डाउट हम उसको इम्प्रूव कराएँगे, लॉन्गर टाइम के लिए उसको उस तरह नहीं रखेंगे, हम उस स्टैंडर्ड पे लेके जाएँगे उसको, उसी तरह नहीं छोड़ देंगे। और शर्जील की फ़िटनेस के हवाले से पूरा सीज़न वो खेला है, उसने 4 डे में भी परफ़ॉर्म किया, उसने 1 डे में भी परफ़ॉर्म किया, उसने टी20 में परफ़ॉर्म किया। ऑब्वियसली हमारा टारगेट था कि जितने भी ऐसे प्लेयर हैं, आज़म खान है या इवन शोएब मकसूद है और भी जितने प्लेयर हैं, पहले आपने प्रीवियसली पास में देखा है जैसे जब मैं आया था तो उस वक़्त उमर अकमल एक एग्ज़ाम्पल थी, एहसान अली एग्ज़ाम्पल थी कि उनको टारगेट्स थे कि उनको लाए थे, फ़िटनेस उन पे काम हुआ, पहले उनको लेके आए, फिर काम हुआ, फिर वो खेले, उनको चांस भी मिला। उसी बेसिस पे अभी भी अब रिसेंटली आप देखें कि एनएचपीसी में ये हमारा पहले से प्लान था बट ड्यू टू जो कि बहुत हमारा जो है बिज़ी स्केड्यूल था डोमेस्टिक का, हमें बीच में कहीं टाइम ही नहीं मिला कि इन लोगों को हम एनएचपीसी में बुला सकते। डोमेस्टिक इनको खेलने दी कि भाई जैसे ही हमें टाइम मिला तो दूसरे 2 लड़कों को भी एनएचपीसी में बुलाया और उनकी फ़िटनेस पे काम हो रहा है। शर्जील आया है, थोड़ा-सा हमारे पास ये टाइम था कि ठीक है 3 वीक्स हमारे पास ऑलमोस्ट हैं टी20 सीरीज़ खेलने से पहले। तो इसकी साइड बाय साइड स्किल पे भी और इसकी फ़िटनेस पे भी वो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है या जिस जगह पे हमारे पास टाइम होगा, तो ये टीम के साथ आएगा, हम उस पे अपने तरीके से काम भी करेंगे, तो हम इसको लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को उस पे स्टैंडर्ड पे ला सकते हैं। तो ये पीछे सारी सोच थी इस चीज़ पे। इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब देखेंगे कि ये बड़ी जल्दी कोशिश करेंगे हम इसको कि ये वो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके पास लेके जाएँ और विदाउट डैमेजिंग के उसका ये नहीं कि उसको इस तरीके से कर दें कि उसके स्किल पे उसका असर हो। इंशाल्लाह जो प्लान है वो यही है कि उसको तरीके से लेके चलें। जी मुबीन। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ज़रा। एक तो रिगार्डिंग अमाद वसीम, पिछले 5 वनडे देखें तो मेरा ख्याल है 69 की एवरेज से अच्छा खासा स्कोर इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे क्रिकेट में किया हुआ है। उसको ड्रॉप किया गया तो इसमें आपसे कंसल्ट किया गया, कोच से और बाबर से एज ए कैप्टन से? और दूसरा, आप जब अभी जाएंगे साउथ अफ्रीका तो मेरा ख्याल है विद इन अ वीक आपको वनडे खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वनडे में आउटसाइड पाकिस्तान इतनी अच्छी नहीं रही, तो आप समझते हैं कि टाइम आपको विदाउट एनी प्रैक्टिस मैच काफी होगा उन कंडीशंस में खेलने के लिए? थैंक यू। देखिए चैलेंजिंग मैंने पहले ही कहा था कि चैलेंजिंग होता है। जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये कंडीशंस ऐसी हैं क्योंकि एशियन कंडीशंस नहीं हैं स्पेशली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज, स्पेशली आपकी बैटिंग लाइनअप के लिए एक चैलेंज होता है। बट आई थिंक कि प्रीवियसली जैसे हम खेल के आए हैं बाहर और जिस तरीके से अभी बैट्समैन कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त लग रहा है, स्पेशली बाबर, रिजवान और इमाम ने भी प्रीवियसली अच्छी परफॉर्मेंस की है साउथ अफ्रीका में। फ़खर जमान की परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं। तो ये 4 हमारे पास एटलीस्ट ऐसे प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं और जिनकी बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। इसके साथ हमारा बॉलिंग लाइनअप अब अच्छी है, तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलिंग। और जिस तरीके से फ़हीम की अभी रीसेंट फॉर्म है एज़ एन ऑलराउंडर, आई थिंक वो चीज़ भी देखते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह हम वो कि हमारे लिए चैलेंज है, कम है टाइम इन टर्म्स ऑफ कंडीशन वहाँ होने में, बट स्टिल आई बिलीव कि विद हाई कॉन्फिडेंस हम लोग जो है अच्छे इंशाल्लाह नताइज की देखते हैं और उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाके अच्छा खेलें और जीतें। दूसरा इमाद के हवाले से मेरे ख्याल में बड़ा तफसीली पहले वसीम जवाब दे चुके हैं, तो वो जवाब सबकी तरफ से है। ज़ाहिर है मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान की टीम है और हम जो भी बैठते हैं चीज़ों को डिस्कस करके फेयरली और फिर कोई ऐसा डिसीजन करते हैं। कंडीशंस आपके सामने है कि वहाँ पे हो सकता है एक ही स्पिनर खेले, एक ही आपका वो खेले, प्रॉपर बैट्समैनों के साथ जाएँ और फिर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपका खेले। और स्पेशली
मिडल ओवर्स में आपको स्पिनर चाहिए। माद की जो इफेक्टिवनेस है वो 12 चीज सिलेक्टर ने कहा है कि वो एज ए बॉलर जो मेजर रोल है उसका वो विद द न्यू बॉल है। तो ये सारी चीजें और कुछ फॉर्म की चीजें हैं कि फॉर्म अभी रिसेंटली नवाज ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछली सीरीज में, तो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि उसको कंटिन्यूटी के साथ चांसेस मिल जाएं बिफोर द वर्ल्ड कप। ये जो एक दो सीरीज है, अमाद इज ऑलवेज देयर, ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर फॉर पाकिस्तान, सो ही इज देयर। वो कोई हमारा राइट ऑफ नहीं हो गया, जाहिर है वो तो हमारे पास है ही। लेट्स सी इन फ्यूचर हाउ वी गो। Please, next is Umar, Shahid Hashmi, Rashid Shakur, and Yusuf Akil Ahmed, please. थैंक यू मिस्टर भाई। तकरीबन 26 मिनट हो गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और आपने स्टैंडर्ड का वर्ड जो है वो मोर देन 3 टाइम आपने यूज किया है कि आपके फिटनेस के स्टैंडर्ड जिनको आपको मीट करवाना है लड़कों से। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि मोहम्मद वसीम है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आप इस बेंचमार्क को हम नीचे लेके आ रहे हैं टू एडजस्ट सम प्लेयर स्किल वाइज। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपकी इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरी पॉलिसी को। देखिए, बात यह है कि इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड नीचे नहीं ला रहा है, ये हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस होती हैं। अभी NHPC के साथ भी, वहाँ पे नया ट्रेनर आया उसके साथ भी, फिर हमारा जो ट्रेनर है पाकिस्तान टीम का एंड कोचेस, कि हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है फॉर द प्लेयर्स। कुछ ऐसे हमने पैरामीटर्स लेके आने हैं कि जिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और सिंप्लीफाई करना है इन चीज़ों को, और रिलेट करना है, और ज़्यादा हमने इसको बेटर शेप में लाना है इन टर्म्स ऑफ स्किल और ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस है उसके साथ। सर्टन एरियाज जैसे कोई हर पर्सन का एक पर्सनल उसको टारगेट हो, वेट का एक उसको दे दिया जाए कि हाँ जी इसमें आपने रहना है ब्रैकेट में, या इसकी इम्प्रूवमेंट आपने अगले महीने में या 2 महीने में क्या टारगेट है आपका, ये सारी चीज़ें। फिर आपका फैट लेवल है, फिर इंडोरेंस लेवल है। तो बेसिकली इस सेंस में वसीम ने बात की है कि उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये नहीं करेंगे कि भाई अब हम स्टैंडर्ड जो पहले था उसको गिरा के कोई और कर दें। इट्स मोर टुवर्ड्स, और हम इसकी बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएंगे जो कि रिलेट करे मोर एंड मोर टुवर्ड्स ग्राउंड फिटनेस या मैच फिटनेस। तो ये हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। बाकी जो है वो ये नहीं है कि हम पहले अगर कोई जो हम समझते थे कि जी लेवल 18 होना चाहिए तो अब हम उसको गिरा के 15 कर देंगे या 14 कर देंगे, ऐसी चीज नहीं है। वो वैसे ही रहेगा क्योंकि सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं जो एक प्लेयर को, इंटरनेशनल एथलीट को चाहिए, और उसके बाद ही आपकी टीम जो है वो बेस्ट हो सकती है। जी रिक्वेस्ट ये है कि जी बहुत ज्यादा फिटनेस का क्वेश्चन हो गया, आई थिंक हम अब आगे सीरीज और उस पर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, प्लीज। थैंक यू जी। शायद भाई। मिसबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मिसबा, तकरीबन 15-16 महीने हो गए कोविड की सिचुएशन को। ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं, इंग्लैंड में हम देख रहे हैं, उन्होंने बड़ा रोटेट किया अपने प्लेयर्स को। इंग्लैंड ने स्पेशली सबसे ज्यादा किया। हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह से इस्लाम की वजह से भी, दीनी उसकी वजह से भी, कि मेंटली स्ट्रांग होते हैं। कोई ऐसा खौफ, कोई ऐसा खदशा कि कोई हमारा प्लेयर मेंटली प्रॉब्लम्स का शिकार खुदा ना खास्ता हो, या होम सिकनेस उसे हो जाए? नहीं शायद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। आई थिंक कि थोड़ा सा हमें कंसर्न था कि अगर हम PSL पूरी ये प्लेयर खेलते और फिर बिल्कुल PSL में भी ये 22 की और बबल में रहते, और फिर हम वहीं से साउथ अफ्रीका चले जाते और 45 दिन 46 दिन का टूर होता, तो उसमें थोड़ा सा हमारे कंसर्न थे कि डिफिकल्ट हो जाएगा प्लेयर्स के लिए। बट आई थिंक ये अभी जो वो ना होने की वजह से ब्रेक मिल गई, प्लेयर्स अपने घरों में भी रहे, फिर स्पेशली क्रिकेट बोर्ड का ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे फैमिलीज को ड्यूरिंग दिस कैंप, इसको भी हमने थोड़ा शॉर्ट किया है सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए प्लेयर्स के लिए इस 22 की और बबल में यहाँ पे रहें और फिर यहाँ से वहाँ चले जाएं। टेस्ट वाले प्लेयर जो बाद में आ रहे हैं उनको भी इसी तरीके से कोशिश करें कि डिले करके उनका जो कैंप है वो शॉर्ट किया जाए,
जितना उसको प्रॉपर मतलब जो उनकी तैयारी है उसके साथ कम से कम टाइम उनको उसमें रखा जाए ताकि वहां जाके वो मेंटली फ्रेश रहें। तो ओवरऑल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि लड़के मिस कर रहे हैं अभी क्रिकेट को, चाह रहे हैं कि क्रिकेट हो, खेलें वो उसको। होपफुली इंशाल्लाह अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, और मेरे ख्याल में वहां पे भी नहीं होगी। दूसरी जो अच्छी चीज हमारी ये है कि टीम बॉन्डिंग अच्छी है। पता नहीं, आई डोंट नो बाहर के कल्चर्स क्या होंगे, बट आई थिंक जब लड़कों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है तो ये टाइम इनका अच्छा गुजरता है। वहां पे भी बायो सिक्योर बबल में भी होते हैं तो एक फैमिली की तरह चलते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि आपको इतना एहसास नहीं होता। आप ग्राउंड पे होते हैं, जब बाहर होटल में हैं या वापस आते हैं, तो इफ यू आर हैविंग गुड फ्रेंड्स अराउंड और बैठते हैं, गपशप होती है, खाना शाना होता है, फिर डिफरेंट चीजें आप, तो वो मेरे ख्याल में हमारी टीम में थोड़ा सा इस वजह से भी ये चीजें जो है वो उनके इतने प्रॉब्लम नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, हमने जो दूसरी टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये इस तरह की टीमों को हमने जब देखा कि वर्ल्ड कप का जो साल होता है उस वक्त तक, वो जब बड़ा इवेंट आ रहा होता है उस वक्त तक उनका एक कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका होता है। वो बहुत पहले से अपने प्लेयरों को चांस दे रहे होते हैं और उसमें से बेस्ट निकाल के फिर आखिरी के कुछ जो वनडे रह जाते हैं या T20 मैचेस रह जाते हैं, वो आलमी इवेंट से पहले वो एक जेल हो चुके होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी अक्टूबर में मतलब T20 वर्ल्ड कप है, अभी तक हम बेहतर कॉम्बिनेशन के नाम पर प्लेयर्स इन आउट हो रहे हैं, सिलेक्टर्स, मतलब पहले आप थे, उससे पहले इंजमाम थे। तो ये चीजें कितना इफेक्ट करती हैं टीम की परफॉर्मेंस पे कि एक बड़ा इवेंट आ रहा है और अभी तक हम अपने राइट जो कॉम्बिनेशन है उसमें प्लेयर्स जो हैं वो फिट इन कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, आ रहे हैं कुछ प्लेयर्स, मतलब तो ये चीजें कितना इफेक्ट करती हैं? लेकिन सबसे पहले तो रशीद भाई जो बात है कि आपकी जो मेन तकरीबन 7 से 8 प्लेयर जो न्यूक्लियस होता है आपकी टीम का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो मेरे ख्याल में हमें नजर आ रहा है कि वो ऑलमोस्ट सेम है। बाकी आपकी जो चेंजेस आती हैं ओवरऑल आपके 15 में भी मेरे ख्याल में 10 से 11 या 12 लड़के ऐसे होते हैं जो वो तकरीबन वही रहते हैं। आपकी जो बैटिंग है उसका न्यूक्लियस भी वही रहता है। एक दो चेंजेस आपकी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस या फॉर्म या कंडीशंस उस बेसिस पे होती रहती है। तो मेरे ख्याल में मैं भी अगर देखूं इस टीम की ओवरऑल जो लाइनअप है, स्पेशली T20 क्रिकेट की बैटिंग की आप देखें, तो वो भी आपको 4 से 5 लोग तो सेटल नजर आते हैं कि ये 4-5 खेलते हैं। एक आधा लड़का जो है जो खेलता है, कभी चेंज होता है। और इसी तरह आपकी बॉलिंग में भी जो है वो शाहीन है, हारिस रऊफ है, हसनैन है, हसन अली है, फ़हीम अशरफ है, शादाब है, ये वो लड़के हैं, बाबर है, फिर रिजवान है। ओपनिंग में भी आपके पास जो लोग हैं, अब हैदर अली है, वो ये तकरीबन 8 से 9 लड़के जो प्लेइंग 11 के हैं वो सेम है। तो आपके एक या दो चेंजेस होती हैं, और वो मेरे ख्याल में हर टीम में सीरीज टू सीरीज अगर आप देखें तो वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस या फॉर्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको खुद उस चीज का अंदाजा होना चाहिए अपनी प्लानिंग में भी, हाँ हम क्यों किसी को लेके आ रहे हैं या एक बंदा किस लिए आ रहा है और इसको हम आगे कहाँ देखते हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट हम सब क्लियर हैं, और हमें पता है कि जी कैसे इसको लेके जाना और फाइनली हम कहाँ होंगे बिफोर द वर्ल्ड कप। जी मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसबा भाई, जाहिर है आपने जिस तरह पहले भी कहा है कि कंडीशन साउथ अफ्रीका की बड़ी मुश्किल है, आप खुद भी, हम भी आपके साथ रहे, ट्रैवल किया। आप समझते हैं कि बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान होगा, और आपकी नजर में हेड कोच, क्या आप समझते हैं कि हमारा स्पिन अटैक या फास्ट बॉलिंग अटैक आपका हथियार साबित होगा फतह के लिए? देखें, स्पेशली साउथ अफ्रीका को ध्यान में रखते हुए कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ बाउंस और पेस डिफरेंट है। स्पेशली हम जिन दो जगहों पे खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग पिचेस होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से है वो यही है कि वहाँ पे थोड़ी बाउंस और पेस ज्यादा है, बट बहुत अच्छी वाइट बॉल के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस होती हैं, वॉन्डरर्स में भी और सेंचुरियन में भी। तो हमारे बैट्समैनों ने वहाँ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी की हुई हैं।
चैलेंज थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आई थिंक इतना वाइड बॉल में इतनी डिफिकल्टी नहीं जितनी रेड बॉल में होती है। होपफुली हम जिस तरीके से प्रीवियसली भी वहाँ खेलते हैं उस तरह खेलें। इस टाइम पे अगर आप देखा जाए तो सेटल हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग है वो अच्छी फास्ट बॉलिंग है। शाहीन अब जिस तरीके से मर्ज कर गए हैं एज अ बॉलर, और फिर हसनैन हमारे पास जिस फॉर्म में, हसन अली है, फ़हीम जिस तरीके से परफॉर्म, बैलेंस हमारी टीम का काफ़ी बेहतर है उस लिहाज से कि 3 अगर फास्ट बॉलर खिलाते हैं और चौथा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, देन आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं अच्छे, और ऑब्वियसली आपकी टीम का बैलेंस बड़ा अच्छा बनता है। तो आई थिंक काफ़ी जो बड़ा जो हमें प्रॉब्लम नॉर्मली साउथ अफ्रीका में वो यही रहता है इन टर्म्स ऑफ आवर बैलेंस, कि कई दफ़ा हमारे पास वो जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ना होने की वजह से हमें बैटिंग पे थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ती है, या हमें बॉलर फास्ट बॉलिंग में कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आई थिंक ओवरऑल कॉम्बिनेशन वाइज हमारे पास अच्छी ऑप्शंस है। तो मुझे कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह, ये हमारी टीम, इसमें सलाहियत है, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये वहाँ पे जाके जीत सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जी प्लीज क्वेश्चन अपने शॉर्ट रखिएगा, हमारी मीटिंग है 12:20 पे, तो हम उससे पहले वाइंड अप करेंगे। प्लीज नेक्स्ट हैं जी यूसुफ अंजुम, अंस, जोजी भाई एंड कादिर ख्वाजा। मिसबा भाई, एक वक्त था जब इमामुल हक इमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, तो इमामुल हक को भरपूर मौका दिया जा रहा था। अब 1 साल से टेस्ट बगैर खेले टीम से वो टेस्ट खेल नहीं पाए, तो क्या अब उनकी जगह नहीं बनती, या उनका जो टैलेंट था वो खत्म हो गया मिस्टर इमामुल हक के जाने के बाद? नहीं, मेरे ख्याल में इमाम सबको पता है, स्पेशली वनडे फॉर्मेट में तो उसकी परफॉर्मेंस जिस तरीके से और अच्छी फॉर्म में, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो मिस आउट कर गया पीछे इंजरीज की वजह से, न्यूजीलैंड टूर मिस हुआ उसका, और अभी ज़ाहिर है टेस्ट सीरीज में वो नहीं है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लास्ट सीरीज में अब्दुल्ला शफीक आए थे जब वो इंजर्ड थे, मेरे ख्याल में उसके पीछे भी यही वजह है कि जिम्बाब्वे की सीरीज है, तो एक यंग प्लेयर है, चले ठीक है उसको कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे उसकी एक्सपोजर के लिए, और उस थोड़ा सा उसको रखा है तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए। बट आई थिंक ओवरऑल अभी भी एक हमारा मेन प्लेयर है और अच्छी फॉर्म में भी है, स्पेशली प्रैक्टिस मैचेस में भी किस तरीके से खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, और हाई होप्स है हमारी इंशाल्लाह वहाँ पे साउथ अफ्रीका में प्रीवियसली फॉर्म भी कर चुका है। जी अंस प्लीज। मिसबा भाई, मेरा सवाल ये है कि आप जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से हार के आती है तो एकदम से जो है वो शुरू हो जाती है मिसबा को फारिग करो और साथ सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट कमेटी का इजलास बुलाएं। लेकिन जब पाकिस्तान टीम ने आपकी कोचिंग में सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका की अभी जो हमने होम सीरीज जीती है, तो उसके बाद ना कोई क्रिकेट कमेटी है ना कोई उसका इजलास है, तो ये समझते हैं कि ये क्रिकेट कमेटी सिर्फ लोगों को हटाने के लिए रखी गई है? देखें, इसमें मेरे से तो कोई सवाल नहीं बनता मेरे ख्याल में यही सवाल मेरे ख्याल में, क्रिकेट कमेटी की मीटिंग तो साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद भी थी, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस वो कैंसिल हुई बाद में, शायद लोग उसमें अवेलेबल नहीं थे या कुछ ऐसी रीजन थी। बट मेरे ख्याल में दोनों सूरतों में होनी चाहिए। परफॉर्मेंस अगर उसको रिव्यू करने के लिए, जीते हैं या हारे हैं, उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए, बैठ के फैक्ट्स को देखना चाहिए, ताकि ऑन आवर साइड अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो वो भी हमें याद भी करानी चाहिए, हमें देखनी भी चाहिए, और ओवरऑल भी अगर हम प्लानिंग में और उसमें कोई चीज़ कोई वजूहत हैं तो उसको भी मेरे ख्याल में बैठ के हमें दोबारा से एनालाइज करना चाहिए और नेक्स्ट सीरीजों में बेहतरी उसमें लाने की कोशिश करते हैं। जी जोजी भाई एंड कादिर। सॉरी रजा, एक फिटनेस पे आखिरी सवाल करूंगा मिसबा भाई से। मिसबा, आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि जो प्लेयर अगर स्किल वाइज बहुत अच्छे हैं, जिस तरह शर्जील के बारे में कहा जा रहा है कि उसका स्किल लेवल बहुत अच्छा है और फिटनेस लेवल शायद वो नहीं है, ये ज्यादा बेहतर ना हो कि वो प्लेयर पहले अपना स्किल अपना फिटनेस लेवल उतना कर ले कि उसके ऊपर इस तरह के एतराजात ना उठें जब वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाए? देखिए, आइडियली यही होता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पिछले
पूरे सीजन में हमारा डोमेस्टिक का इतना बिजी स्केड्यूल था कि कहीं भी वो टाइम स्लॉट नहीं थी जिसमें प्लेयर जो है वो उसको लेके उसकी फिटनेस, हालांकि हम स्टे इन टच विद ट्रेनर्स ऑफ द प्रोविंशियल टीम्स, बट मसला वही है कि जब मैचेस के दौरान आपके पास टाइम नहीं होता तो प्लेयर के लिए भी ये मुश्किल है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को, वो जाहिर है अपनी स्किल मैचेस की तरफ ध्यान देगा, वो एडिशनल जो ट्रेनिंग है या उस चीज़ को वो नहीं कर पाता। बट ओवरऑल हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और एट द एंड आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के देखते हैं कि हाँ जी अब हम प्लस में जा रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं किसी प्लेयर को अगर हम टीम में डालते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है विनिंग परफॉर्मेंस के लिए, विनिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आइडिया यही है कि इसको आइडियली तो यही है कि हम इसको पहले उसकी फिटनेस को एक स्टैंडर्ड पे ला के उसको कंसिडर करें, बट आई थिंक अगर कोई प्लेयर उसके करीब है या हम समझते हैं कि टाइम हमारे पास है उस पर हम काम कर सकते हैं, उसको कंसिडर करते हुए इस केस को देखा गया। और फ्यूचर में ज़ाहिर सीरीज के बाद भी हम देखेंगे कि हाँ जी किस किस प्लेयर को फिटनेस चाहिए, और ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ अब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इश्यूज या उसकी स्किल या उसकी अगर फिटनेस के इश्यूज हैं तो स्ट्रेट अवे रेफर किया जाए उस प्लेयर को NHPC में। ऑलरेडी वहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं उसकी टेक्निकल चीज़ों के हवाले से भी और फिटनेस के हवाले से भी, ताकि स्किल और फिजिकल फिटनेस को इकट्ठा लेके चला जाए। जी प्लीज कादिर एंड देन हाफिज शहबाज। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा भाई, हमने देखा कि जिस तरह नेट प्रैक्टिस में आपने काफी खुसूसी तवज्जो दे रहे थे शादाब खान की बैटिंग के हवाले से, तो गुज़श्ता रोज इंट्रा स्क्वाड मैच में उस्मान कादिर ने भी बड़ी अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस दी है और बैटिंग में भी उन्होंने 50+ स्कोर किया। तो कई प्लेयर्स सर ये कहते हैं कि हमारी मिसबा भाई और यूनुस भाई जो हैं वो उनकी बैटिंग टेक्निक खराब कर रहे हैं, और काफी प्लेयर्स ने मेरे से बात की जो उन्होंने कहा कि हमारी बैटिंग टेक्निक इस वक्त खराब करने की जरूरत नहीं, जो हमारा स्टाइल है उसी स्टाइल से हमें खेलना चाहिए और खेलने देना चाहिए। तो हमारे कोचेस जो हैं वो हमारी बैटिंग टेक्निक खराब करते हैं। जिस तरह आबिद अली का स्टाइल हमने चेंज किया देखा तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी लैग की। तो इस बारे में क्या कहते हैं इस भाई? जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती वो कोचों पे डाल दें और जो परफॉर्मेंस करता है उसको जो है उसको क्रेडिट दे दें, कोई मसला नहीं है हमें इस चीज़ का। अगर फ़हीम परफॉर्म कर रहा है, रिजवान परफॉर्म कर रहा है और शादाब खान डेवलप हो गया एज ए बैट्समैन, और बाकी जो आपके प्लेयर जिन्होंने परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो उसके बारे में फिर क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कोचेस को एक तरफ बड़ा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, कोचेस होते किस चीज़ के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपने सबसे पहले तो देखना है कि हाँ ये मसला है, और फिर आपने कोशिश करनी है कि यार इसको हमने किस तरीके से इस चीज़ को बेहतर करना ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसमें बेहतरी आए। कई दफ़ा ये होता है कि उसमें टाइम लगता है, वो परफॉर्मेंस ये नहीं होता कि ख़राब हो गई उसकी टेक्निक और इस वजह से उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। ये बैड फॉर्म भी आती है, चीज़ें आती हैं, कई दफ़ा वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोचिंग में है वो पेशेंस है कि आपने एक चीज़ पे बिलीव करना है, एक चीज़ को समझना है, उस पे फिर आपने काम करते रहना है। कई दफ़ा बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है, कई दफ़ा उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। पेशेंस रखनी है, एक सीरीज़ में आपने ये नहीं बयान जारी कर देना कि शायद इसकी वजह से हो गया। जिनकी परफेक्ट टेक्निक्स भी हैं, जो परफेक्ट हैं, वो उन पे भी फेल्योर आते हैं। तो ये सिर्फ कोचेस की वजह से नहीं होता, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं। जी हाफिज शहबाज एंड शहजाद मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा, जैसे हम साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं, हमारी यहाँ पे बड़ी खुशगवार यादें भी हैं खास तौर पे आपकी, क्योंकि आपके पहले कप्तान थे जिसकी कप्तानी में पहली एशियन टीम थी पाकिस्तान जिसने साउथ अफ्रीका को वहाँ शिकस्त दी थी। तो एक तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि वो कामयाबी और फिर आखिरी जो सीरीज में वहाँ 2 मैचेस जीते थे वो कितने हेल्पफुल होंगे वहाँ। और हम देखते हैं कि हमारे
नंबर 6-7 में अभी भी एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, तो इस हवाले से क्या कोई किसी तैयार कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले ही कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही साउथ अफ्रीका में। जो अगर हम सीरीजें सिर्फ एक सीरीज जीते हैं, लेकिन 2013 में 2 सीरीजें खेले थे, उसमें भी 5वें मैच पे जाके डिसीजन हुआ था और वो भी काफी क्लोज मैच हुआ था। फिर हमने लेटर इन दैट ईयर वहां जाके 2-1 से सीरीज भी जीती और फिर प्रीवियसली पाकिस्तान ने बड़े अच्छे रन्स किए वहां पे। और कॉन्फिडेंट इसलिए मैं ज्यादा हूँ इस टाइम पे क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप काफी बेहतर है। अगर हम देखे जाए, फास्ट बॉलिंग लाइनअप हमारी काफी इस टाइम पे अच्छा करती आ रही है और अच्छे बॉलर्स हैं हमारे पास। ओवरऑल जो आप नंबर 6 और 7 की बात करें, ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि उस पे काम करें। स्पेशली अगर देखें टेस्ट में भी, वनडे में भी हमारी जो बैटिंग डेप्थ काफी बेहतर हुई है। हमारे नीचे 9वें नंबर तक या 10वें नंबर तक वो बैट्समैन बॉलर्स जो हैं वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसी तरह जितने भी प्लेयर अब 6, 7, 8 पे खेल रहे हैं, उनकी पावर हिटिंग पे भी काम भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, ऑप्शंस भी देख रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम का हमें आइडिया है और उस रोल के लिए लड़कों को अब मेंटली भी और इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन वो भी स्किल वाइज भी उस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह होपफुली कि बेहतरी आएगी उसमें। मिसबाह, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पाक भारत सीरीज की एक मर्तबा फिर दोबारा से जो है वो बातें चल रही हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ताल्लुकात भी बेहतर होने की खबरें जो आ रही हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जब होगी तो उस वक्त देखी जाएगी। फिलहाल तो जो हम खेल रहे हैं उस पे हमारी कंसंट्रेशन है और ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में तैयार हों, बेहतर टीम बने, ताकि जो भी टीम जिसके साथ भी हम खेलें, हमारी टीम अगर बेहतर होगी तो बस वो हम बेस्ट अपनी क्रिकेट खेलेंगे। लेट्स सी, देखेंगे। इंडिया के साथ क्रिकेट होती है तो उस वक्त देखी जाएगी। जी ओके, थैंक यू वेरी मच जी आप सबके ज्वाइन करने का। हमारी मीटिंग है अभी विद इन 2 मिनट्स में, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर किसी के क्वेश्चन रह गए हो तो बहुत माजरत। कल सुबह 9 बजे हम ट्रैवल करेंगे चार्टर फ्लाइट के थ्रू। जी बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का और इस कैंप में हमें सम करने का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक आखिरी सवाल ले लो यार। एशिया कप का सवाल ले लें प्लीज। एशिया